कक्षा 9 के विद्यार्थियों, यहाँ देखिए आप लोग के सामने शब्द और पद दिखाई दे रहा है। इस पे आधारित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शब्द और पद को समझाने के लिए मैं यहाँ प्रयास कर रही हूँ। आप लोग समझने का थोड़ा सा कोशिश कीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रचलित भाषा में शब्द को ही पद कहा जाता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। व्याकरण की दृष्टि से अंतर पाया जाता है। क्या अंतर है मैं समझाने का प्रयास करूंगी और परीक्षा में भी ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ देखिए, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होता है। शब्द जब तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं किए जाते तब तक स्वतंत्र होते हैं, अर्थात शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ वो पद बन जाता है। जब तक शब्द का वाक्य में प्रयोग नहीं होता है तब तक वो शब्द ही रहता है, वो स्वतंत्र रहता है। यहाँ देखिए, कुछ परिभाषा में आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ लिखी हूँ। जिस तरह से आपको समझ में आ सके उस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए, पहला शब्द का परिभाषा या शब्द का अर्थ। शब्द वर्णों ध्वनियों के मेल से बनाई गई स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। यहाँ देखिए, शब्द वर्णों के मेल से या ध्वनियों के मेल से बनाई गई स्वतंत्र मतलब आज़ाद, सार्थक मतलब अर्थवान इकाई है। वर्ण और ध्वनि, ये आप लोग समझे होंगे या पहले के पाठ में पढ़े होंगे कि वर्ण किसे कहते हैं और ध्वनि किसे कहते हैं। जब हम लोग लिखते हैं अक्षरों को, वहाँ ये वर्ण कहलाता है, और जब हम लोग मुख से उच्चारित करते हैं तो ध्वनि कहलाता है। अब आइए दूसरा परिभाषा को समझते हैं। एक या अधिक अक्षरों से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। इस तरह से समझने का प्रयास करें तो भी वही अर्थ आता है कि एक से अधिक अक्षर से जो स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि बनता है वही शब्द कहलाता है। यहाँ देखिए, दूसरा परिभाषा समझते हैं। वर्णों की सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। परीक्षा में आने से आप इन तीनों में से किसी एक को शब्द की परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, जो भी आपको याद हो। अब आइए, यहाँ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं उदाहरण के द्वारा कि शब्द किसे कहेंगे। यहाँ देखिए, उदाहरण में मैं कुछ शब्दों को लिखकर यहाँ रखी हूँ, जैसे लड़का, विद्यालय, जाना, रोहन, पत्र, लिखा आदि। मतलब शब्द अनेक हैं, पर यहाँ मैं कुछ समझाने के लिए बताने का प्रयास कर रही हूँ। यहाँ देखिए, इस शब्द को हम लोग लेते हैं समझने के लिए कि वर्ण किसे कहेंगे और अक्षर किसे कहेंगे। देखिए, लड़का में यहाँ देखिए ल में अ स्वर है, तो हम लोग यहाँ ल से अ निकाल दिए, र में से अ निकाल दिए और क में से आ निकाल दिए। तो ये जो स्वर बाहर निकला है व्यंजन से, ये सब वर्ण कहलाते हैं। देखिए, इस अक्षर से स्वर निकला तो ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है। तो जिस तरह से हम लोग अभी भी पढ़े हैं कि शब्द वर्णों के मेल से बनाई गई स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। सार्थक मतलब मीनिंगफुल। जैसे यहाँ वर्ण जुड़ के शब्द बना है तो इसका एक अर्थ है, उसको कहते हैं सार्थक। अब आइए अक्षरों के रूप में समझते हैं शब्द को। यहाँ देखिए, लड़का शब्द लिए हैं, इसमें अक्षर देखिए ल, ड़, का। तो यहाँ स्वर के साथ जो व्यंजन है उसे अक्षर कहेंगे।
यहाँ अक्षरों का समूह दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से एक या अधिक अक्षरों से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा कि वर्णों का मेल से बने हुए शब्द या अक्षरों के मेल से बने हुए शब्द दोनों स्वतंत्र होने चाहिए और सार्थक होने चाहिए, तो वो शब्द कहलाते हैं। चलिए पद को समझते हैं। यहाँ देखिए पद दिखाई दे रहा है। पद किसे कहेंगे? वाक्य में प्रयुक्त होकर शब्द पद बन जाते हैं, अर्थात शब्द ही पद बन जाते हैं जब हम लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो पद से यहाँ देखिए संबंधित 3 परिभाषा आप लोगों के सामने है कि पद किसे कहेंगे। परीक्षा में अगर पद की परिभाषा आता है, आपको जो इसमें से आसान लगता है आप उसको समझकर लिख लीजिएगा। पहला परिभाषा देखिए, वर्णों की सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वे पद कहलाते हैं। दूसरा देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप को ही पद कहते हैं। अब तीसरा परिभाषा देखिए, सबका अर्थ एक ही है। कोई भी स्वतंत्र सार्थक शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो उन पर लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल आदि से संबंधित नियमों का प्रभाव पड़ता है और उनके स्वरूप में परिवर्तन भी आ जाता है और यहाँ शब्द पद का रूप ले लेता है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो स्वतंत्र नहीं रहता है, वो व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है, जैसे लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल। तब वहाँ शब्द पद बन जाता है। अब आइए इसको पद को दूसरी तरह से समझते हैं, या हम कह सकते हैं कि वाक्य पदों से मिलकर बनता है, शब्दों से नहीं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वाक्य में शब्द होते हैं या पद होते हैं, तो आप लोग यहाँ जिस तरह से मैं समझा रही हूँ उस तरह से आप बता सकते हैं कि वाक्य में पद होते हैं। क्यों पद होते हैं? क्योंकि शब्द वहाँ पद का रूप ले लेते हैं। अब शब्द और पद में क्या अंतर है उसके लिए इस अंश को देखिए। जब किसी शब्द को व्याकरण के नियमों के अनुसार किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वह स्वतंत्र नहीं रहता है, बल्कि लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल में बंध जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है, तब वो शब्द न रहकर पद कहलाता है। तो इस तरह से शब्द और पद का अंतर में ये अनुच्छेद आप लोग के काम में आ सकता है कि आप लोग अच्छे से बता सकते हैं जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो स्वतंत्र नहीं रहता है। क्यों नहीं स्वतंत्र रहता है? क्योंकि वो व्याकरण के नियम में बांध दिया जाता है, जैसे लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल। तो उसका रूप बदल जाता है और वो शब्द वहाँ पर पद का काम करता है। आप लोग के परीक्षा में शब्द और पद के भेद नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ यही पूछा जाएगा शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है, और उसके उदाहरण को पूछा जाएगा। तो यहाँ मैं कुछ उदाहरण आप लोगों के लिए लिख कर लाई हूँ, आप लोग यहाँ समझ लीजिए और इस तरह से परीक्षा में भी आप लोग इसका अच्छे से वर्णन कर सकते हैं समझने के बाद। तो देखिए शब्द के उदाहरण में यहाँ देखिए लड़का, पुस्तक, पढ़। इन शब्दों को मैं यहाँ पर उदाहरण के रूप में ली हूँ और पद का उदाहरण इन्हीं शब्दों से बनाएंगे। यहाँ देखिए इन्हीं शब्दों से वाक्य बना है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ देखिए लड़का स्वतंत्र है पर यहाँ लड़का वाक्य में प्रयोग कर दिया गया है। पुस्तक यहाँ पे स्वतंत्र है, यहाँ प्रयोग कर दिया गया है। पढ़ को यहाँ पर प्रत्यय लगाकर यहाँ पर पढ़ता बना दिए हैं और ये क्रिया में बंध गया है। देखिए तो इन शब्दों को
अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं पद का कौन कौन सा रूप है, अर्थात किन किन व्याकरण के नियमों में इनको बांध दिया गया है। जैसे लड़का, लड़का यहाँ वाक्य में पुल्लिंग का काम कर रहा है, एक वचन है, कर्ता कारक है। उसी तरह से पुस्तक को देखिए, यहाँ पर पुस्तक स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। पढ़ता है क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, सामान्य वर्तमान काल में इसको बांध दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि शब्द यहाँ पे स्वतंत्र है, पर वाक्य में प्रयुक्त होने से ये स्वतंत्र नहीं है, ये व्याकरण के नियमों में बंध गया है। दूसरा उदाहरण से समझ लीजिए आप लोग। यहाँ देखिए शब्द के उदाहरण में राजू, मोहन, पुत्र। अब इन 3 स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग यहाँ पर वाक्य में किया गया है। पद के उदाहरण में आप लोग यहाँ वाक्य लिख के समझा सकते हैं। राजू मोहन का पुत्र है। शब्द के उदाहरण को यहाँ वाक्य में प्रयोग किया गया है, राजू मोहन का पुत्र है। अब वाक्य में शब्द का प्रयोग तो किया गया है, पर यहाँ शब्द पद का काम कर रहे हैं, तो पद नियमों में बंध गए। यहाँ देखिए राजू, राजू पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, है क्रिया का, ये करता है। मोहन पुल्लिंग, एक वचन, संबंध कारक, अर्थात क्रिया का ये संबंध कारक है। पुत्र पुल्लिंग, एक वचन है, क्रिया का काम कर रहा है, एक वचन है, वर्तमान काल में इसको बांध दिया गया है। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं समझने के लिए। यहाँ माला, पत्र, लिख, तो इन शब्दों को मैं ली हूँ। यहाँ माला, पत्र, लिख स्वतंत्र हैं, पर यहाँ पद के उदाहरण में ये वाक्य में प्रयुक्त हो गए हैं। तो माला एक पद, पत्र दूसरा पद, लिखती है तीसरा पद। अब देखिए माला यहाँ पर स्त्रीलिंग का काम कर रही है, एक वचन है, कर्ता कारक है। पत्र पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। लिखती है क्रिया का, कर्म का काम कर रहा है। लिखती है क्रिया है, वर्तमान काल में बंधा है और एक वचन है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वहाँ वो पद कहलाता है। और व्याकरण के नियमों में किस तरह से बंधा रहता है उसका उदाहरण आप लोगों को मैं समझा दी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा और परीक्षा में आप लोग इसका उत्तर अच्छी तरह से लिख सकेंगे।